बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैफ फॉर बिजनेस लॉ डायनामिक्स। और आज के लेक्चर में हम ऑफिशियली अपने बिजनेस लॉ के सिलेबस को आगाज़ करने जा रहे हैं और आगाज़ हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। आपके जहन में एक सवाल आएगा कि चैप्टर नंबर 1 से आगाज़ क्यों नहीं कर रहे, तो इसका जवाब मुख्तसर तौर पे मैंने कल दे दिया था कि चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, यानी कि लॉ कैसे बनता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, कैबिनेट क्या होती है, नेशनल असेंबली क्या होती है। अगर वहाँ से लॉ पढ़ाना शुरू किया ना तो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो लॉ लगेगा कि इतना ही बोरिंग और इतना ही बेकार है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 से अपने इस कोर्स का आगाज़ कर रहे होंगे। अच्छा, आपके जो कोर्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम की चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके अंदर आपके पास कितने चैप्टर्स बोलो भाई? 9 चैप्टर्स हैं, 2 से लेकर 10 तक चैप्टर हैं। अब देखो, कोई भी एक्ट होता है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्ट है, उसके अंदर होते हैं बहुत सारे सेक्शन। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट का नाम सुना होगा आपने, या कोई भी एक्ट अगर खोल लो तो उसके अंदर होते हैं सेक्शन, सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और फिर सब सेक्शन मजीद हो रहे होते हैं। तो वैसे ही आपके कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शामिल है, लेकिन पूरा शामिल नहीं है, इसके चंद सेक्शन शामिल हैं। सेक्शन नंबर याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आईकैप ने आपके कोर्स में उन सेक्शन से कुछ चैप्टर्स बना दिए हैं, यानी चंद सेक्शन उठाए, चैप्टर नंबर 2 का नाम दे दिया, चंद सेक्शन उठाए, चैप्टर 3 का नाम दे दिया, कोई सेक्शन उठाया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। कोई हाफिज़ साहब हमारे क्लास के परमानेंट कौन है आज? हाफिज़ साहब हैं, माशाल्लाह। हाफिज़ साहब क्या सुना रहे हैं आप भी हाफिज़ साहब हैं। चलो इंशाल्लाह बारी बारी। आपका नाम? तला। तला भाई, कुरान पाक पूरा ओके? ओके सही है, ओके नहीं है? घर में किया था, चलो जो अच्छा लगता है वो सुना दो। आज मुख्तसर तिलावत करेंगे तला भाई ना, उसके बाद हम क्लास का आगाज़ करेंगे। माशाअल्लाह। अच्छा जी, कहानी का आगाज़ करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 का नाम है, अस्सलामुअलैकुम, पढ़ा लूँ, बातें नहीं करनी आपस में प्लीज़, ठीक है? अच्छा, चैप्टर नंबर 2 का नाम है ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। तो कहानी का आगाज़ होता है कुछ ऐसे। मैंने आपको कहा था कि मैं बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा माइंड मैप्स के थ्रू, और मेरे पूरे बिजनेस लॉ का कोर्स इसी तरह माइंड मैप्स का डिज़ाइन है, यानी कि ये माइंड मैप्स मेरे लेक्चर्स पे बने होंगे पीडीएफ पे। पीडीएफ बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ सम डेज आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, लेकिन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि सब लोग अपने रजिस्टर बनाएं। जैसे सामने वाला एक रजिस्टर पड़ा हुआ, जरा दिखाना बुलंद करके, हाँ ऐसे ऐसे, ये वाला रजिस्टर, ठीक है, और ये वाला रजिस्टर भी अच्छा है, और बाकी जो मोटे गत्ते वाले रजिस्टर होते हैं वो भी अच्छे हैं। तो हर बंदा अपना रजिस्टर खुद बनाएगा और उसी के ऊपर इस तरह से माइंड मैप्स बनाएगा और अपनी नोटिंग खुद करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन यही चीज़ आपके साथ आगे जाएगी। ओके, कहानी का आगाज़ होता है ऑफ़र से। अब ये ऑफ़र क्या होती है? कोई मुझे बताएगा कि ऑफ़र क्या होती है? बिजनेस लॉ से हट के अगर मैं कहूँ कि इसने मुझे ऑफ़र की या ये ऑफ़र है, तो ऑफ़र क्या होती है? अच्छा, सब लोग क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में कहा करता हूँ कि ये इमाम साहब का लेक्चर नहीं है कि एक मेंबर पे बैठ के इमाम साहब बोल रहे हैं और बाकी लोग सुन रहे हैं, ठीक है? तो आप सब ने पार्टिसिपेट करना है, इक्वली जान मारनी है। जितनी जान वहाँ से आएगी उससे डबल जान मेरे अंदर आ जाती है, ठीक है? तो मुझे बोर नहीं होने देना, ना मुझे बोर करना। बताओ ऑफ़र क्या होती है? इमाम साहब आप बताएं। इमाम साहब बोलो, हाफिज़ साहब। किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसको ऑफ़र कहते हैं। अच्छा, आप? किसी को ऑफ़र का, ऑफ़र क्या होती है? वही तो बोलो, ऑफ़र क्या होती है? हाँ जी, ख्वाहिश ज़ाहिर करना, बिल्कुल ठीक। और यहाँ से कोई बता दे? बिड प्राइस, ठीक है। और वहाँ से कोई बता दे पीछे से? माइज, बताओ यार, चिंता भाई, बताएं यार, ऑफ़र कैसे कहते होते हैं? कोई चीज़ पिच करना, ठीक है। अच्छा, ऑफ़र कैसे कहते हैं? पेशकश करना, बिल्कुल ठीक है, पेशकश करना या प्रपोजल देना, या ऑफ़र के अंदर कहते हैं कि अपनी ख्वाहिश का इजहार करना। ऑफ़र की डेफिनेशन क्या होती है? पहले ऑफ़र की डेफिनेशन से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफ़र करके दिखाता हूँ।
मैं हाफिज़ साहब को कहता हूँ, मजाक में ऑफ़र दे रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना, मैं हाफिज़ साहब को कहता हूँ, क्या हाफिज़ साहब आप ये मेरी अल फजर की घड़ी मुझसे 40,000 रुपये में ख़रीदना चाहेंगे? बस ये जो मैंने बात कही, ये क्या कही? ये ऑफ़र की। अच्छा, अब मेरे ऑफ़र करने के पीछे नीयत क्या थी कि मैं अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करूँगा, इसको ऑफ़र करूँगा, और ऑफ़र करने के पीछे मेरी नीयत क्या है कि इसकी क्या ले ली जाए? रज़ामंदी ले ली जाए, इसका कंसर्न ले लिया जाए, इसका एसेंट ले लिया जाए। कानून की नज़र में जो कंसर्न लेने को कहते हैं या रजामंदी को कहते हैं एसेंट, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन। और ऐसा मैंने क्यों किया है? ताकि ये मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने इसको ऑफ़र की। अच्छा, डेफिनेशन पे आता हूँ, लेकिन पहले मैं एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ। तो ये तो मेरी हो गई ऑफ़र कि क्या मेरी घड़ी खरीदोगे? उसने बोला हाँ मैं ख़रीदूँगा। उसने क्या कर दी? मेरी ऑफ़र की एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। ये तो हो गई पॉजिटिव फॉर्म। अच्छा, अब किसी को ढूंढे जो लगता है थोड़ा सा ना मस्ती वाला बंदा। माइस भाई, माइस भाई हमारे बहुत प्यारे साथी हैं। माइस भाई ने मई 2025 बैच में हमसे अकाउंटिंग पढ़ी है और आज हमारे बिजनेस लॉ में बैठे हुए हैं। माइस भाई जो है ना, वो डेली जो है ना, वो सब्सटेंस बनाया करते थे और उसको सूंघा करते थे और उनको बहुत मज़ा आया करता था। एक दिन माइस भाई के अब्बू ने उनको पकड़ लिया और बहुत मारा। माइस भाई फिर भी नहीं माने। माइस भाई ने फिर सब्सटेंस बनाए और ऐसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो माइस भाई के वालिद साहब ने कहा, देखो माइस, अगर तुम ये सब्सटेंसेस यूज़ करना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सुजुकी की GS 150 2025 का मॉडल दिलाऊंगा। ये क्या है? ये भी ऑफ़र है। ये भी ऑफ़र है। कैसे? कि कोई, हाँ, कंडीशन दी गई है ना, कोई मसला नहीं है, कंडीशन दी जा सकती है। अच्छा, पहली वाली मिसाल में क्या था? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसर्न ऑफ अदर, कि क्या मैं तुम मेरी घड़ी खरीदना पसंद करोगे? तुमने बोला करोगे। अब माइस के वालिद साहब ने क्या कहा कि अगर तुम वो गलत काम करना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें GS 150 दिलाऊंगा। ये भी ऑफ़र है। माइस के वालिद साहब के पीछे उनकी इंटेंशन क्या थी? कि इसकी रजामंदी ले ली जाए, ठीक है। तो ऑफ़र कुछ करने या कुछ करने से रोकने के लिए भी की जा सकती है। ऑफ़र की, क्या तुम मेरी घड़ी लोगे? कुछ करने के लिए। और अगर तुम वो वाला काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये वाली चीज़ दे दूंगा। कुछ ना करने से रोकने के लिए भी ऑफ़र की जा सकती है। अब आ जाओ, इंग्लिश डेफिनेशन क्या लिखी हुई किताब में? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अदर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अदर पर्सन टू डू समथिंग, मेरी घड़ी खरीदोगे? टू डू समथिंग और टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, वो वाला काम ना करना तो मैं तुम्हें 150 की बाइक दिला दूंगा। एब्स्ट्रेन कहते हैं किसी काम को करने से रुक जाने को, ठीक है। और टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन, द पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर। यार बात समझ आई मेरी? एक एक इंग्लिश की वर्ड को आप लोगों ने पकड़ा, दोबारा रिपीट करूं। When one person signifies his willingness to do or not to do something with a view to obtain the assent of such person, he is said to make an offer। बात समझ आ गई? ये ऑफर की डेफिनेशन है। अच्छा, अब अगर मैंने तलहा भाई को कहा कि तलहा भाई क्या आप मेरी घड़ी खरीदना पसंद करेंगे, और तलहा भाई ने कहा कि हाँ हुदैत भाई मैं आपकी घड़ी खरीदना पसंद करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि इसने मेरे ऑफ़र को क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस कर दी, एक्सेप्टेंस दे दी। यानी कि इसको हम यूँ कह सकते हैं कि व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट टू इट, ही इज सेड टू एक्सेप्ट दी ऑफर। जब मैंने इसको अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई की और सामने से उसने अपनी रजामंदी शो कर दी, इसका मतलब क्या है कि उसने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। ज़बरदस्त, डन है। अच्छा, अब ऑफ़र की एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, टू डू समथिंग की भी और नॉट टू डू समथिंग की भी। अच्छा, ये सारी ऑफ़र की जो एग्जांपल्स हैं ये सारी मैंने किताब से ही ली हैं और ये सारी आपकी किताब में आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। कहता है कि अली ऑफर टू सेल हिज फ़ोन टू सारा फॉर ₹30,000। हेयर अली हैज़ मेड अ प्रपोजल टू सारा। अच्छा, ऑफ़र का दूसरा नाम प्रपोजल भी होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ऑफ़र को प्यार से क्या कहा जाता है? प्रपोजल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रपोजल वाला प्रपोजल भी हो सकता है क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू ऑब्टेन द व्यू ऑफ हर टू एंटर इनटू कौन सा रिलेशनशिप, क्या कहते हैं? मैरिटल रिलेशनशिप, ठीक है। सच पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर, वो भी तो ऑफर है, वो भी तो एक्सेप्टेंस है, ठीक है। चलो, सिग्निफाइज मतलब जाहिर करना, ठीक है। अली ऑफर टू सेल हिज फ़ोन टू सारा फॉर 30,000।
हेयर अली हैज़ मेड द प्रपोजल टू सारा टू सेल हिज फ़ोन। अली ने क्या कहा, क्या सारा बाजी क्या आप मेरा फ़ोन ख़रीदना पसंद करेंगी। अली ने सारा को कहा क्या आप मेरा फ़ोन ख़रीदना पसंद करेंगी। इसका मतलब क्या है, अली ने ऑफ़र की। ज़ारा ऑफ़र टू बाय अ लैपटॉप फ्रॉम जैन। ज़ारा ने कहा जैन भाई मैं आपसे ये वाला लैपटॉप ख़रीदना चाहती हूँ, क्या आप मुझे लैपटॉप बेचोगे। तो जैन ने अब जो कहा या ना कहा वो अलग बात है, लेकिन सारा का ये कहना ये क्या है, ये ऑफ़र है। सना ऑफर टू रेंट हर अपार्टमेंट टू हिना। अब मेरे पास अपार्टमेंट नहीं है दिखाने के लिए। अच्छा, सना ने कहा हिना को कि मैं अपना अपार्टमेंट रेंट पे देना चाहती हूँ फॉर ₹20,000 पर मंथ। तो सना ने क्या किया, प्रपोजल दिया हिना को ताकि वो उससे रेंटल अग्रीमेंट के अंदर एंटर हो सके। बात समझ आ रही है। तो वैन वन पर्सन, दोबारा बताओ मेरे साथ साथ पढ़ोगे, वैन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन दी एसेंट या कंसेंट ऑफ सच अदर पर्सन ही इज सेड टू मेक अ, क्या बात है। एग्जाम्पल, नॉट टू डू समथिंग, अली ऑफर नॉट टू प्ले लाउड म्यूजिक इन द इवनिंग टू बिलाल इफ ही पेज हिम 500। अली ने कहा मैं शाम में गाना बजाना बंद कर दूंगा, 500 रुपये दे दो, बात मुका कर लेते हैं, वरना मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने बजाऊंगा। तो अली ने क्या किया, प्रोपोजिंग टू स्टॉप प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन एक्सचेंज ऑफ मनी। एक तो बदतमीजी कर रहा है, ऊपर से बत्ताखोरी भी कर रहा है। अच्छा, जैन ऑफर नॉट टू ब्रिंग हिज डॉग टू द पार्क इफ हिज फ्रेंड उमर बाय हिज लंच। अब जैन और उमर होता है पार्क में घूम रहे होंगे, उमर को जो है ना कुत्ते को देख के उसको डर लगता होगा, ठीक है। जैन ने बोला ठीक है कल से कुत्ता नहीं लाऊंगा, खाना खिला दे आज बस, ठीक है। ये जैन ने जो बात की है कि मैं उस काम को करने से रुक जाऊंगा अगर मुझे खाना खिला दोगे, तो उस काम को करने से रुक जाना ये क्या है, ये रुक जाना ऑफर है, एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, जैन इज प्रोपोजिंग टू अवॉइड ब्रिंगिंग हिज डॉग टू द पार्क इन एक्सचेंज फॉर लंच। हाँ, मैं ये नहीं करूँगा अगर तुम मुझे खाना खिला दोगे, ये मेरी ऑफर है, खाना खिलाओगे। अच्छा, अ फादर आस्क हिज सन टू स्टॉप स्मोकिंग। वही मास्क का जिक्र कहाँ से आ गया। अच्छा, एंड ऑफर टू गिव हिम द बाइक इफ ही डज। माइस भाई वो वाला काम करना छोड़ दो, मैं तुम्हें GS की 150 दिला दूंगा। द फादर इज मेकिंग अ प्रपोजल टू हिज सन टू स्टॉप स्मोकिंग इन एक्सचेंज फॉर अ बाइक। अब लेट से हुआ ये कि माइस भाई और उसके दोस्त खड़े हुए थे, दोनों पैसे वे स्मोकर। माइस के अब आए और कहते हैं देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम स्मोकिंग छोड़ दो, मैं तुम्हें GS की 150 दिला दूंगा। बराबर में दोस्त भी खड़ा होता, दोस्त ने बोला अंकल मैं छोड़ देता हूँ, मुझे दिला दो बस, मान लिया हमारी डील डन हो गई आज के बाद से, आपका जो है ना आपका ये माइस जैसे बेटा है, मैं भी आपका बेटा हूँ, तो मैं भी स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ, आप मुझे GS 150 दिला दो, डील डन हो गई। आपने दिलानी थी ना, मुझे दिला दूँ। तो क्या वो ऐसा कह सकता है, नहीं, क्योंकि वो ऑफ़र किसको की गई थी, माइस को की गई थी। इससे हमारा एक और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, क्या, कि जिसे ऑफ़र की जाएगी वही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जिसे ऑफ़र की जाएगी वही एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि तलहा भाई क्या आप मेरी अल फजर की घड़ी खरीदना पसंद करेंगे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ तलहा भाई कैन ओनली एक्सेप्ट दी ऑफ़र, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यूँ कहूँ कि कौन ये मेरी घड़ी 40,000 रुपये में ख़रीदना पसंद करेगा, अब कोई भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि जिसके कानों ने वो आवाज़ सुन ली वो एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ से एक और छोटा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, क्या, जो यहाँ नहीं है वो नहीं कर सकता। क्या बात है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑफ़र करने वाला, अच्छा ऑफ़र करने वालों क्या कहते हैं, ऑफरर, और जिसको की जा रही है ऑफरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफ़र है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। ऑफ़र का कम्युनिकेट करना ऑफरी को बेहद ज़रूरी है। अगर ऑफरी तक वो बात पहुंची ही नहीं, कम्युनिकेशन हुई ही नहीं, तो बस फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चलो इसके ऊपर एक मिसाल आई कि अपने पास से मैं एक सवाल पूछा एक दफ़ा। क्या पूछा, उसने कहा कि एक बंदे का पालतू कुत्ता गुम हो गया। उसने ऐलान किया जो कोई मेरे पालतू कुत्ते को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 50,000 रुपये दूंगा, ठीक है। कमरे में सारे ही लोग कमरे से बाहर निकल के पालतू कुत्ता ढूंढने के लिए। इतने में क्या हुआ कि एक बंदा आया और उसका पालतू कुत्ता उसको ला के दे दिया। अब उस बंदे को पता ही नहीं था कि यार ये तो इसका कुत्ता गुमा हुआ, उसके ऊपर एक इनाम भी रखा गया है। उसने ढूंढ के लाया, इसको दे दिया। इस बंदे ने गले लगाया, थैंक यू सो मच यार, तुम तो बड़े नेक आदमी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अपना डॉग रखा और उसको चलता बना। जब वो बाहर गया तो सब लोग ना कुत्ते को ढूंढ रहे थे। उसने बोला भाई क्या ढूंढ रहे हो, यार वो उसको ढूंढने पे एक इनाम है वो ढूंढ रहे हैं। वो तो मुझे मिल भी गया, वो तो मैंने उसको ला के दे भी दिया। अच्छा जाओ जाओ उससे इनाम लेकर आओ अपना। चला गया, भाई साहब मेरा इनाम, कौन सा इनाम,
यार वो जो आपने इस मिसिंग पैट को फाइंड करने पे एक इनाम रखा हुआ था, तो उस इनाम का हकदार मैं हुआ ना, क्योंकि मैंने ढूंढ के लाया। तो क्या उसका ये क्लेम करना सही है या गलत? गलत क्यों? क्योंकि उस तक वो एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि उस तक वो ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई थी। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। क्या मेरी बात समझ आती है? चलो ऑफर की डेफिनेशन रिकॉल कर लें। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू ऑब्टेन टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन, ही इज सेड टू मेक अ ऑफर। ये ऑफर की डेफिनेशन है। ठीक है जी भाई, सवाल। सर जैसे 6 एग्जांपल्स में हमने देखा कि इन रिटर्न कोई ना कोई आपको बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, अगर कोई ऐसी भी ऑफर हो सकती है जिसके इन रिटर्न में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, जैसे यार मेरा ये काम कर दो। अच्छा अच्छा, देखो भाई कह रहा है, अच्छा भाई का सवाल बेसिकली ना कंसिडरेशन वाले टॉपिक से है। ठीक है, वो कहता है कि जब भी भाई यूँ कह रहा है कि देखो अगर मैंने इसको अलफजर की घड़ी बेची है तो इसके बस मुझे कैश मिल रहा है। ऐसा भी तो होता है कि एक तरफा मोहब्बत की तरह एक तरफा कोई चीज़ मूव करे कि उसे कोई बेनिफिट मिले और मुझे ना मिले, मुझे मिले उसे ना मिले, ऐसा हो सकता है। यही सवाल है ना आपका? तो इसमें हम कहते हैं कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ नॉट अलाउड, वो वाइड कहते हैं बेसिकली उसको। उसके अंदर फिर 4 एक्सेप्शन है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला हो, कि भाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन जैसे मियाँ बीवी में होती है, ठीक है, जो है ना वो बाप बेटे में होती है, माँ बेटे में होती है। तो ऐसे में अगर कोई किसी को कोई चीज़ गिफ्ट कर रहा है तो बस फिर उसको रजिस्टर भी करवाए, प्रॉपर गिफ्ट डीड बनवाए, सब कुछ करे। तो ऐसे केस में एक तरफा चीज़ मूव कर सकती है जब सामने वाले को कोई बेनिफिट ना मिल रहा हो। लेकिन ये हमारा टॉपिक है गालिबन चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो जी। एक्सेप्टेंस, ऑफर कहलाएगी ना? ऑफर, हाँ कहलाएगी। नहीं ऑफर नहीं कहलाएगी ना। देखो ऑफर के अंदर तो ये बंदा ये होता है कि विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन। अगर मैं यूँ कहूँ कि क्या तुम मुझे फ्री में गाड़ी गिफ्ट करते हो, तो ये ऑफर है ना। अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तो फ्री में गाड़ी गिफ्ट करना उसका एक्सेप्टेंस है। हाँ, तो फिर ये इस तरह से ऑफर कहलाएगी। उसकी तो कोई लीगल वो ही नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तो वो कोर्ट थोड़ी कह सकता है, वो तो बोलेगा हो सकता है ये जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर मैं बोलूँ मुझे ऑफर कर दो ये चीज़ और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, बाद में नहीं दे या कोई कंसिडरेशन कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है इसमें, तो इसको मैं लाइक लीगली इस पर कोई एक्शन ले सकता हूँ? इसका जवाब इसी लेक्चर में मोस्ट ऑफली आगे आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जो चीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, साइन हो गया और ये प्रूफ हो गया कि इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जबर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो बस फिर वो जो है ना वो एक्सेप्ट होता है, मतलब वो वैलिड होता है। हाँ 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 हाँ, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, चलो एक्सेप्टेंस। द पर्सन टू whom the offer was made signifies his assent to it, he is said to accept the offer. The person to whom the proposal is made signifying his assent to the proposal is said to be accepted. ख़त्म बात, कलादम ऑफर कैंसिल हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम मुझसे मेरा मोबाइल ख़रीदना पसंद करते हो, नहीं, ख़त्म हो गई ऑफ़र। अब तुम बाद में सब्सिक्वेंटली हाँ नहीं कर सकते, ये वाली ऑफ़र ख़त्म हो गई। अब मुझे एक फ़्रेश ऑफ़र करनी पड़ेगी अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चलो ओके। अदील ऑफ़र टू बाय बाबर की बाइक फॉर 50,000 और बाबर मान भी गया, तो अदील का ऑफ़र करना क्या है? ऑफ़र है। अदील का ख्वाहिश जो है ना वो इजहार ख्वाहिश करना क्या है? ऑफ़र। और बाबर का एक्सेप्ट करना क्या है? एक्सेप्टेंस। हियर बाबर का अग्रीमेंट टू अदील की ऑफ़र इज़ दी एक्सेप्टेंस। सारा ऑफर टू सेलर फूड टू अहमद टू फॉर ₹30,000 और अहमद ने कहा हाँ। अहमद का एग्रीमेंट क्या है? एक्सेप्टेंस है। जारा ने ऑफ़र की कि वो लैपटॉप ख़रीदेगा जैन से 70,000 रुपये का और जैन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जैन का एक्सेप्ट करना इस ऑफ़र को ये बनाता है क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ से हमारा एक और कॉन्सेप्ट बिल हुआ क्या कि ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफ़र यानी कि प्रपोजल या ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रॉमिस बन जाता है। हम कहते हैं ना पक्का पक्का प्रॉमिस किया है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया। बचपन में होता था ना प्रॉमिस कर लिया, ऐसे करते हैं ना प्रॉमिस। ठीक है, तो वो प्रॉमिस होता कैसे था कि क्या तुम जो है वो मुझे 20 रुपये में ये वाली चीज़ बेचोगे? हाँ मैं तुम्हें 20 रुपये में भेजूँगा, पक्का प्रॉमिस है। बेचोगे? हाँ मैं कल पैसे लेकर आऊँगा अबू से। हाँ भाई पक्का प्रॉमिस हो गया। तो पक्का प्रॉमिस में जो है क्या होता था पीछे? एक बंदा कुछ ना कुछ ऑफ़र करता था, अगला बंदा कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस करता था और ये बनता था क्या? प्रॉमिस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है?
जैन्स एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर वेक्स इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन अभी सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई है। अब कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये मेरी अगली स्लाइड में आ रहा है। टेंशन नहीं लो, हौले रखो, सारे साल हो जाओ बनेगा, परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल, ठीक है सर। स्क्रॉल डाउन नोट करना है बेटा, मैं बस जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं इतना नोट करने का टाइम आपको दे नहीं सकता। PDF मैं आपको अलबत्ता ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो साथ साथ कोशिश करो, नोट कर सकते हो तो कर लो। ऑफर हुई कर सकता है, इसका जवाब भी आगे आ रहा है, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। इसका जवाब भी आगे आ रहा है। देखो ऑफर और एक्सेप्टेंस के अंदर ना बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अगर उसने यूं कर दिया, अगर उसने मना कर दिया, अगर वो मर गया, अगर वो पागल हो गया, अगर डॉक्टर ने उसको जो है ना वो नाकारा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो फिर कौन होगा? उसका बच्चा करेगा, उसका बच्चा नहीं तो कौन करेगा? उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? ये सारे सवालात के जवाब कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं। ये सारे हर एक चैप्टर में आ रहे हैं, और ये जो तुम लोगों के सवाल आ रहे हैं ये सारे इसी चैप्टर के अंदर क्लियर हो रहे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होना तो मुझे बताना। अच्छा, जिसका जवाब मैं फ़ौरन दे सकता हूँ ना, मैं बोल दूंगा हाँ भाई इसका जवाब ये रहा। जैसे भाई ने बीच में एक सवाल किया था। अच्छा, जो भाई ने सवाल किया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, अगली स्लाइड में आ रहा है, और काउंटर ऑफर कर सकता है वो उससे अगली स्लाइड में आ रहा है। तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। लेकिन ये इंश्योर कर लेना कि बाय द एंड ऑफ एवरी लेक्चर जो तुम लोगों के आज के लेक्चर की चीज़ें उसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सारे क्लियर हैं। डन। अच्छा, तो हमने एक चीज़ पढ़ ली क्या कि ऑफर भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, तो ये क्या बन गया भाई? पक्का पक्का प्रॉमिस। अब देखो उन्होंने पिंकी प्रॉमिस कर लिया, ठीक है, ये पिंकी प्रॉमिस हो गया। अच्छा, प्रॉमिस के अंदर यानी कि ऑफर या प्रॉमिस करने वाला बंदा कौन कहलाएगा? प्रॉमिसर। यानी कि ऑफर करने वाला बंदा ऑफरर, और ऑफर जिसको की जा रही है वो क्या होगा? ऑफरी। इसी तरह से जो प्रॉमिस कर रहा है, एक ही बात है ना, ठीक है। प्रॉमिसर होगा ना, जो प्रॉमिस कर रहा है वो कौन होगा? प्रॉमिसर। जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है वो कौन होगा? प्रॉमिसी। डन। ऑफरर इज कॉल्ड प्रॉमिसर, ऑफरी इज कॉल्ड प्रॉमिसी। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, सबका मुझे तवज्जो यहाँ पे चाहिए। कह रहे हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड। दो लफ्ज़ हैं, एक है एक्सप्रेस, एक है इम्प्लाइड। पहले एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब समझ लो। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? जो मेड बाय वर्ड्स हो, यानी कि वो लिखत पढ़त में हो, बातचीत में हो, कोई बोलचाल भी हुई हो, भले ओरल हो, चाहे ओरल हो या रिटन हो। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम मुझसे मेरी ये अल फजर की घड़ी ख़रीदना पसंद करोगे, ये क्या है? ओरल, ज़बानी कलामी। मैंने कहा क्या तुम घड़ी खरीदना पसंद करोगे, उसने कहा हाँ मैं घड़ी खरीदना पसंद करूँगा, उसने दे दी एक्सेप्टेंस। ये क्या है? एक्सप्रेस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सप्रेस। ओरल हो रही है। अगर मैं यही बात उसको लिख के दे दूँ, व्हाट्सएप कर दूँ, क्या तुम मुझसे मेरी घड़ी खरीदना पसंद करोगे, सेंड कर दिया, हाफिज़ का रिप्लाई आया हाँ जी मैं आपकी घड़ी खरीदना पसंद करूँगा, ये क्या हो गई? एक्सेप्टेंस हो गई। अब चाहे व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, स्नैपचैट पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कोई भी मीडियम हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चूँकि 1872 में बना था, तो इसके अंदर ज़्यादातर जिक्र है ख़त व किताबत का, कि लेटर इस दिन निकला, लेटर उस दिन पहुंचा, तो उस दिन ख़त व किताबत का ज़माना था। लेकिन अब जदीद दौर के अंदर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस किसी भी तरह से हो सकती है ना, ठीक है। वो ज़बान से भी हो सकती है, वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी हो सकती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? पक्की बात है। चलो, तो एक तो हो गया मेरे पास क्या? इम्प्लाइड, और एक क्या हो गया बोलो भाई? एक्सप्रेस। डन। अच्छा सॉरी, एक हो गया एक्सप्रेस में क्या था? रिटन और ओरल। अब है इम्प्लाइड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बन जाते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों कह रहा हूँ मैं बताऊँगा, या कुछ समझो कि कुछ वादे, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बन जाते हैं, या कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर एक्सप्रेसिवली कुछ भी तय नहीं होता। जैसे मैंने कहूँ ना कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना पसंद करोगे, क्या तुम मुझसे लैपटॉप लेना पसंद करोगे, क्या तुम मेरा अपार्टमेंट में रहना पसंद करोगे 30,000 रुपये पर मंथ के एवज, ये क्या है? सब एक्सप्रेस। कभी कभार कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर एक्सप्रेसिवली कुछ भी तय नहीं होता, लेकिन वो हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाय के होटल में बैठे हुए थे, नाश्ता आपका ख़त्म हो चुका था, आप चाय पी रहे थे, तो एक बंदा आता है बैग लेके जिसके अंदर वो पॉलिश होती है, ब्रश होता है, सब कुछ होता है। आपने पहने हुए थे काले जूते, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, आपने जूते उतारे और उसके आगे रख दिए, ठीक है। उसने चप्पल दी आपको, आपने पहन लिया, आप चाय पीते रहे, वो जूते लेके बाहर चला गया, उसने आपकी पॉलिश वगैरह लगाई, साफ़ किया और वापसी ला के आपके पास रख दिए, 50 रुपये आपने निकाल के उसको दे दिए। तो ये क्या हुई है? क्या इसमें कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है? ठीक है, हुई है, लेकिन एक्सप्रेस हुई है या इम्प्लाइड हुई है? इम्प्लाइड हुई है। क्या कुछ अग्री हुआ था कि भाई जूते पॉलिश करूँगा, कितने में करोगे? 50 रुपये में। नहीं यार 30 रुपये ले लो। कोई ऐसी बात हुई थी? कुछ भी नहीं हुई थी।
कुछ भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसका वहाँ आके रुकना, आपको देखना, उसका आपको देखना, जूते उतार के देना, ये सब इम्प्लाई कर रहा था कि ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने जा रहे हैं, किसी एग्रीमेंट के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, इसी तरह से और भी एक एग्जाम्पल है। आप गाड़ी में जा रहे थे, तारेक रोड के सिग्नल पे गाड़ी रोकी, तो वो आ जाता है ना ठक ठक तर तर बजाने के लिए, बल्कि बजाने का पूछते भी नहीं है, वो क्या करते हैं, वाइपर लेके भाई दे मार 4.5 ना शुरू कर देते हैं। और वाइपर तो चलो मारते हैं, वो साफ भी नहीं करते, वो पानी गिर रहा होता है, तो और इंसान का दिमाग शार्ट हो जाता है ना उसको देख के। तो अब वो माई आती है, माई क्या करती है, माई आके साफ़ करना शुरू कर देती है। और साफ़ करने के बाद चलो सपोज़ कर लिया उसने अच्छा साफ़ कर लिया, आपने शीशे उतार के पैसे उसके हाथ में रख दिए, तो ये क्या कोई ऑफर एक्सेप्टेंस है कि माई ने आके बोला भाई आप कैसे हैं, खैरियत से, मैं माई हूँ, मैं जो है ना शीशा साफ़ करती हूँ, क्या आप पसंद करेंगे शीशा साफ़ करवाना? आप बोलते हो हाँ, चलो भाई ऑफ़र हो गई माई की तरफ से, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई, और ये क्या बन गया, बोलो भाई प्रॉमिस बन गया। ठीक है, प्रॉमिस बन गया। तो कुछ ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसका शीशा साफ़ करना और शीशा उतार के आपका उसको पैसे देना, ये क्या है? बोलो भाई ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक प्रॉमिस हो गया है। बात समझ आ रही है? अच्छा, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया, बताऊंगा कैसे अगली स्लाइड में। तीसरी चीज़, आप खड़े हुए थे फॉर्च्यून सेंटर के स्टॉप पे, ठीक है, लाल बस आई, लाल बस रुक गई। चलो लाल बस में पहले पहले से पे होता है ना, लाल बस में वो कौन सी होती है इसमें पहले से पे करते हैं? लाल बस कोई इस्तेमाल की किसी ने? ग्रीन लाइन पहले से पे करते हैं। चलो D7, मेरे ज़माने की D7 है ना, मैं D7 की मिसाल दूंगा। ठीक है, यहाँ से जो है आप फॉर्च्यून सेंटर पे खड़े हुए थे और वो D7 आ गई। अब D7 के वैसे रूट नहीं है, लेकिन आ गई, एग्जाम्पल के अंदर आ गई है। ठीक है, D7 आ गई और D7 ने जो ना आवाज़ आ गई, मलिर काला बोर्ड, मलिर काला बोर्ड, मलिर काला बोर्ड, 50 रुपये 50 रुपये, ऐसे आवाज़ लगाई। अब बस का वहाँ रुकना और आपका चढ़ जाना, ठीक है, रिगार्डलेस आवाज़ लगाई नहीं लगाई, आपको पता है D7 है, मली ली जाएगी। तो बस का वहाँ रुकना, आपका वहाँ चढ़ना, आपका वहाँ बैठना, काला बोर्ड के स्टॉप पर उतर के उसको 50 रुपये कंडक्टर को देना, क्या कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ था कि बस रुकेगी? हाँ जनाब, वो शफीक साहब आ रहे हैं फॉर्च्यून सेंटर से, इनके लिए बस आके रुकेगी। हाँ ठीक है भाई, ऑफ़र हो गई, शफीक साहब ने एक्सेप्टेंस दे दी, फिर शफीक साहब चढ़े और पैसे दे दिए। कुछ ऐसी बात हुई थी? नहीं हुई थी। तो बस ने तो वहाँ पे आना ही था, बस ने रुकना ही था, कुछ मुसाफिरों ने उतरना ही था और नए पैसेंजर्स ने चढ़ना ही था। तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही थी और ये इम्प्लाइड था बाय द कंडक्ट ऑफ द बस कि वो वहाँ पे अगर आके रुकी है तो वो क्या कर रही है, वो ऑफ़र दे रही है मुसाफिरों को बस में चढ़ने के लिए। तो उसका इम्प्लाइड आके रुकना इटसेल्फ क्या था? ऑफ़र था। और आपका बस के अंदर चढ़ जाना क्या था? एक्सेप्टेंस था। बात समझ आ गई? तो ऑफ़र जो है क्या हो सकती है? एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। और ऑफ़र जो है वो एक्सप्रेस में क्या क्या हो सकती है? मेड इन वर्ड्स भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम तो बताओ, किसी को कॉपी करना तो कर लो। सर यहाँ पे ऑफर तो एक्सप्रेस हुई है ना, 50 रुपये तो बताए ऑलरेडी। मैंने अगले ही जुमले में कह दिया था कि रिगार्डलेस उसने आवाज़ लगाई नहीं लगाई। नहीं तो यहाँ पे तो लेकिन दो चीज़ें हो रही है ना। चलो अगर उसने आवाज़ लगा दी 50 रुपये में लेके जा रहा हूँ तो ये उसकी ऑफ़र है, और 50 रुपये की आवाज़ सुन के आपका चढ़ जाना ये एक्सेप्टेंस है। ठीक है, ये नहीं है, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अगर उसने आवाज़ नहीं लगाई और वो बस रुकती ही है और वो आगे जाती ही है तो उसका वहाँ पे रुकना इम्प्लाइड ऑफ़र था और आपका चढ़ जाना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस था। तो एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कॉपी कर लो सब। सर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दोबारा बता दें। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में मैंने ये कहा था कि द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट टू इट। क्या लेने? अच्छा, क्लास नहीं थी आप लोगों की तो कोई मसला नहीं है, हाँ बैठ जाओ, मसला नहीं है। हाँ जी, फैन ऑन करवा दूँ, AC ऑन करवा दूँ? ये लो ऑन करना ज़रा, पक्का सेल नहीं करना चाहिए। क्या बात है लड़के, हाँ नहीं ऑन करना है। हुआ? हो गया? क्या बात है, कितने कर? 17 कर दो, इनको बर्फ़ में डाल दो।
डन है, कॉपी कर ली सबने? मैंने इसकी डेफिनेशन में ही कहा था, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, ही इज सेड टू एक्सेप्ट द ऑफर। क्लियर है? पक्की बात है? चलो जी, अब एक काम करते हैं, हम इसकी बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स, अली ऑफर टू सेल इस कार टू अहमद फॉर 5 लाख, और अहमद ने कहा हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये एक्सप्रेस ऑफर है और एक्सेप्टेंस उसने वर्बली कर ली है। अगली चीज़, सारा ऑफर टू रेंट हर अपार्टमेंट टू जैन फॉर 20,000 पर मंथ थ्रू आ रिटन अग्रीमेंट ऑन जैन ने साइन कर दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये एक्सप्रेस ऑफर है जिसको एक्सेप्ट किया गया है इन राइटिंग। पढ़ लो इम्प्लाइड। जैसे भी आपने बस वाली एग्जांपल दी है, बस आगे रुकी पर है, जो कंडक्टर है वहाँ लगा रहा है, नहीं करना। हाँ, आवाज़ मैंने खुद बंद की थी बेटा, आवाज़ मैंने खुद बंद की थी। ठीक है, आ गई ना आवाज़? आ गई, आ गई बस, गुड। चलो इम्प्लाइड पढ़ लो। अ कस्टमर एंटर्स अ बेकरी, पिक्स अप अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड हैंड द कैश टू द कैशियर। द कस्टमर का एक्शन ऑफ पिकिंग अप द ब्रेड एंड पेइंग इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द बेकरी ऑफर टू सेल। ठीक है, बेकरी ने जो है ना वो बहुत सारे ब्रेड्स और अंडे और पता नहीं कुछ कुछ लग के लगाया हुआ था। अब उसने बेकरी ने तो क्या सारा माल रख के क्या कर दी, ऑफर लगा दी कि जो इसको उठाएगा और काउंटर तक लेके जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसने क्या कर दी, एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, अच्छा अगली मिसाल आ जाओ। अ बस स्टॉप एट अ डेजिग्नेटेड शॉप। तो ये इतनी सी बात है, ये ऑन करवा दें, 3 लफ्ज़ हैं और ये 3 मिनट से बातें कर रहे हैं। कौन सा ऐसी है? पैनासोनिक है यार, वो है जाके इसको हाथ से मैनुअल कर दो। नहीं, मैं तो खुद हल्के से ही बैठता हूँ, मुझे ऐसी पसंद नहीं है। चलता है? चल गया? तो ऑन नहीं हुआ होता ना, तो ऑन कर लेते हैं, मसला ही नहीं था। ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलो आ जाओ, अब तो कोई बात नहीं है ना, नहीं है ना? पक्का। A bus stop at a designated shop and passenger gets on it and sit down without saying a single word. By boarding the bus, the passenger has impliedly accepted the offer of transportation. चलो जी, अग्रीमेंट। अब ये अग्रीमेंट क्या होता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू होने वाली है। पहली वाली भी इंटरेस्टिंग थी और ये वाली तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने 2 लफ्ज़ सुने होंगे, यार वो एग्रीमेंट साइन करना है, यार वो एग्रीमेंट करना है, यार वो रेंटल एग्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपने और सुनी होगी कारोबार के अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो ये जो लफ्ज़ हैं, क्या ये एक ही चीज़ हैं? क्या ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं? इन दोनों में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है, क्या फ़र्क है इन दोनों में, बताओ। ऑफ़र और ऑफ़र एक्सेप्टेंस कह रहा हूँ भाईजान। ये मुर्जा भाई बहुत ज़ोर से आवाज़ें मार रही है। और खाने पीने में कुछ मंगवाना है? बंद ही कर दिया। चलें ठीक है सर, कोई मसला नहीं। कल इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन एहतमाम किया जाएगा। अभी वो कूलिंग करना शुरू कर देगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि वो तुमने अभी ऑन किया ना। डन है? ओके, अब बताओ कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे लोगों को सब लगता होगा कि जनाब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीमेंट कह सकते हैं। अब ये एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किसी को पता है? हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट में रजामंदी नहीं होती, वो चंबाड़ मार के करवाता है। करवाए जाते हैं, जैसे कि
पढ़ा हुआ है इसने, पहले से पढ़ा हुआ है इसने, बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है, मैं बता सकता हूँ आपको जज साहब, ठीक है। इसके जवाबात बता रहे हैं कि इसने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो सही, अच्छी बात, सही बताया। बहरहाल ये सिर्फ पहले हफ्ते के शौक हैं, यकीन करो। हाँ सेकंड अटेम्प्ट है, कौन क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं सहता भाई, मैं ना सहता। क्या चीज़? पढ़ाना शुरू करें, पढ़ाई तो रहे हैं। देखो मेरी एक क्वालिटी ये है कि मैं ज़िंदगी में 10 मिनट से ज़्यादा सीरियस नहीं रह सकता, ठीक है। जब तक मैं हंसूँ नहीं, थोड़ा सा रिफ़्रेश नहीं हो, तो एनर्जी नहीं आती। तो अभी इनका फड्डा करवाना था लेकिन वो हुआ नहीं। बहरहाल आ जाओ, अग्रीमेंट क्या होता है? कहता है कि प्रॉमिस, वो प्रॉमिस, अच्छा प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस में हम सबको पता है क्या होता है, बताओ। ऑफ़र भी होती है और एक्सेप्टेंस भी होती है, इससे बनता है मेरा क्या? प्रॉमिस। कह रहा है वो प्रॉमिस जिसके अंदर शामिल हो कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, जिसके अंदर कंसीडरेशन शामिल हो उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं अग्रीमेंट। डन है? अच्छा, अब कंसीडरेशन से मुराद क्या होती है? एक सवाल तो आपके जहन में ही आएगा, कंसीडरेशन से मुराद क्या होती है? इसकी डेफिनेशन तो आगे आएगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड लाइक के इन एक्सचेंज फॉर समथिंग, किसी चीज़ के एवज अगर कोई चीज़ मुझे मिल रही है, ठीक है, या यूँ कह लो कि एक्सचेंज ऑफ समथिंग। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इट इज़ समथिंग जो मुझे रिटर्न में मिल रहा है, या आप कह लो समथिंग इन रिटर्न, आसान आसान कर लो उसको। जब वीडियो देखेंगे ना, आप लिख रहे हो वो चीज़ होगी ना? जी होगी, इसे हम कह लेते हैं समथिंग इन रिटर्न, आसान करके समझ लेते हैं। मुझे बताओ कि अगर मैंने अपनी घड़ी देने की ऑफ़र की हाफिज़ साहब को, हाफिज़ साहब ने ये एक्सेप्ट कर ली, और ये घड़ी मैंने 40,000 रुपये की बेचने का सोच लिया, तो ये 40,000 मुझे मिलेंगे, तो ये मेरी क्या है? कंसीडरेशन। और हाफिज़ साहब को उनकी घड़ी मिल जाएगी, तो ये उनकी क्या है? कंसीडरेशन। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो उसकी क्या है? कंसीडरेशन। तो क्या मैं शॉर्ट फॉर्म में कह सकता हूँ समथिंग इन रिटर्न? बिल्कुल कह सकता हूँ, ये कंसीडरेशन है। बात समझ आ रही है? तो अग्रीमेंट क्या होता है? कहता है कि वो वादा जिसके अंदर कोई एलिमेंट आ जाए कंसीडरेशन का, उसे हम कहते हैं अग्रीमेंट। डन? अच्छा, अब अगला सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है क्या? अच्छा चलो, ये तो एग्रीमेंट होता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है? तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। देखो ये क्या कह रहा है? कह रहा है ये प्रॉमिस था, इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ लेन देन का मामला ऐड कर दिया, अब ये क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। अदील promises to sell his bike to बाबर फॉर रुपीज़ 50,000 एंड बाबर promises to pay 50,000 टू अदील इन रिटर्न। और बाबर ने कहा हाँ बाबर भाई मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। अदील का प्रॉमिस करना, बाइक देना बाबर को, उसकी क्या है? कंसिडरेशन है। अदील का प्रॉमिस टू गिव द बाइक इज़ द कंसिडरेशन फॉर बाबर का प्रॉमिस टू पे 50,000। बाबर का प्रॉमिस टू पे 50,000 इज़ द कंसिडरेशन फॉर अदील का प्रॉमिस टू गिव द बाइक। ठीक है, यानी कि एक बंदे ने अगर कहा है, इसको आसान कर लेते हैं, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर ए अपनी बाइक दे रहा है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी 50,000 रुपये दे रहा है किसको? मिस्टर ए को। तो मुझे बताओ कि मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? बाइक। और मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 50,000 रुपये। बेहतरीन हो गया। तो प्रॉमिस, वो प्रॉमिस जिसके अंदर कंसिडरेशन का एलिमेंट शामिल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कि ये हो गया है अग्रीमेंट। ये हो गया। अभी तो बताया मैंने, थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया है, नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, ठीक है। लेकिन वो एक्सेप्शन में आता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रूल तो होते हैं, लेकिन हर रूल की कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है। तो कानून ने इसकी भी एक्सेप्शन दी हुई है, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की, ठीक है। वो अगले चैप्टर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे, गालिबन चैप्टर नंबर 3, ठीक है मेरे भाई। डन है? बढ़ जाऊँ मैं आगे? चलो, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कह रहे हैं कि अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये अग्री लिख दिया भाई ने, ये अग्रीमेंट है। एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है? लागू होना, कानून की नज़र में उसे नाफिज करना, बिल्कुल ठीक है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? यानी कि कल को अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, ब्रीच कर दे, तो हम उसको कोर्ट में ले जाके चैलेंज कर सकें। बात समझ आ रही है? तो अगर कल को कोई पार्टी छोड़ देती है, भाग जाती है, तो हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज कर सकें। इसे कहते हैं लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, कि कानून की नज़र में ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ तो बताना क्या ये सही है या गलत?
हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्या ये बात सही है? अच्छा, अगर मैं यूँ कहूँ कि हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट नहीं होता, गलत है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एक मरहला है किसका? अग्रीमेंट का। तो दोबारा सही समझना बोलते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि कानून की नज़र में उसे इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अगर मैं सारी थ्योरी इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दूँ ना, तुम बोर हो जाओगे और लफ्ज़ों में घूम जाओगे। इसलिए मेरे लेक्चर ज़्यादातर होते हैं उर्दू ज़बान में और आसान ज़बान में तर्जुमे के साथ, और फिर उस तर्जुमे को हम याद कर लेते हैं। सिर्फ हमने कुछ चंद अल्फाजों को याद करना होता है, इन्फोर्सेबल, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, ये लफ्ज़ याद करने होते हैं। बाकी तो लॉ कुछ भी नहीं है। लॉ इज़ नथिंग, वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि मिस्टर ए ने, ठीक है, मिस्टर ए ने, ठीक है, मिस्टर बी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किस चीज़ का? मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको लेट से 2 जो है ब्लैक लेबल की बोतलें बेचेगा, ठीक है, और एक की कीमत होगी $2000, ठीक है, ये देगा मिस्टर बी को। अब मुझे बताओ, और इसके अंदर कंसिडरेशन भी है क्या कि ये इसके लिए क्या देगा? ये इसको देगा ब्लैक लेबल, और $2000 जो है ना वो कौन देगा बताओ? वो मिस्टर बी देगा, मिस्टर ए को दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन है? ऑफरर है, ठीक है, ये कौन है? ऑफरी है, ठीक है, और ये क्या है? ये कंसिडरेशन है इसकी, ये कंसिडरेशन है इसकी। तो ये क्या बन गया मेरा? अग्रीमेंट। ये बन गया मेरा अग्रीमेंट। अब मुझे बताओ, क्या इस अग्रीमेंट को मैं कॉन्ट्रैक्ट कह सकता हूँ या नहीं? कितने लोगों को लगता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कह सकता हूँ इसको? कोई है? एक। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि एक्सेप्टेंस भी हो गई। लेकिन बाजी बेचारी मासूम को ये नहीं पता कि ये जो ब्लैक लेबल है ना, ये शराब की बोतलें हैं, ठीक है। अब बताओ कि ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये कानून की नज़र में इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर लेट से कि मिस्टर ए भाग जाए, ठीक है, मिस्टर ए भाग जाए और मिस्टर बी को जो है ना वो 2 शराब की बोतलें ना बेच सके, तो क्या मिस्टर बी कल कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बोल सकता है, जज साहब इसने मुझसे वादा किया था कि मुझे 2 ब्लैक लेबल की बोतलें बेचेगा शराब की और उसने नहीं बेची, पकड़िए इसको, सजा दीजिए? जज साहब बोलेंगे बेटा तू पहले धरा, पहले तुझे मैं पकड़ूँ। ऐसे ही होगा ना। तो क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? क्या ये चैलेंजेबल इन लॉ है? अब देखो, मैंने 2 लफ्ज़ बोले, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, चैलेंजेबल इन लॉ। दूसरा जो जुमला था वो तुम्हें समझाने के लिए था ताकि तुम्हें आसान ज़बान में समझ आ जाए, लेकिन पहला जो जुमला था वो किताब का जुमला है, एक्ट का जुमला है। क्या? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्जामिनीज एग्ज़ाम में गलती ये कर देते हैं कि जो हम आम फहम ज़बान में समझने के लिए चीज़ें बताते हैं या पढ़ते हैं, अल्फाज अपनी जहन में समझते हैं, आसान करने के लिए वो जाके लिख के आते हैं। तो ये वाली बातें आपने लिख के नहीं आनी। चैलेंजेबल इन लॉ क्या होता है? कानून का लफ्ज़ क्या है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसी तरह अगर मैं बोलूँ वॉइड, तो हाँ कानून का लफ्ज़ है। अगर मैं बोलूँ कैंसिल, तो कानून का लफ्ज़ कैंसिल नहीं है, कानून का लफ्ज़ क्या है? वॉइड। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? चलो, तो मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नो। क्यों? बिकॉज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वजह पता है क्या है? वजह यह है कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ना, वो अनलॉफुल है। सब्जेक्ट मैटर इज़ अनलॉफुल। वजह तो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ लिख लो ऐसे ही। सब्जेक्ट मैटर कहते हैं जिस चीज़ की ट्रेडिंग हो रही है, सब्जेक्ट मैटर इज़ अनलॉफुल। ऐसा ही है। अब जो शराब की बोतलें थी, क्या ये लॉफुल हैं? ये अनलॉफुल है। ऐसा ही है, पक्की बात है। चलो, यानी कि अग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी होगी जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर एग्रीमेंट के अंदर कानूनी इन्फोर्सिबिलिटी ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन सकता। एक बात तो समझ आ गई। अब एक एक अल्फाज से ना एक हमारे पास लफ्ज़ खुलते जा रहे हैं, एक एक चीज़ से लफ्ज़ खुलते जा रहे हैं। कैसे? आओ बताऊँगा। ऊपर से शुरू करते हैं। हमने पढ़ा ऑफ़र या प्रोपोज़ल। ऑफ़र से हमने सीखा प्रोपोज़ल। ऑफ़र के अंदर क्या होता है? when one person signifies his willingness to another to obtain the assent of such other person to do or not to do something, he is said to make an
ऑफ़र। अच्छा, ऑफ़र पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, फिर हमने उस ऑफ़र एक्सेप्टेंस से प्रोमिजर और प्रोमिजी की बात सीखी। प्रोमिजर और प्रोमिजी से याद आया कि ऑफ़र तो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, और एक्सप्रेस के अंदर मेड बाय वर्ड भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ से ये लफ्ज़ खोले। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, अग्रीमेंट पढ़ लिया। क्या ये अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट वो होता है जिस प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन शामिल हो जाए, वो अग्रीमेंट होता है। तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन से हमें कंसिडरेशन का लफ्ज़ मिल गया। यहाँ से हमने कंसिडरेशन को सीख लिया कि कंसिडरेशन किसे कहते हैं, कि समथिंग इन रिटर्न। उसके बाद क्या हुआ, ये हमने एग्जांपल पढ़ ली। अब हम आगे कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वो अग्रीमेंट जो कानून की नज़र में नाफिज हो सके। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। डन। अच्छा, अब इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है? ये हमारा जो है ना वो वन ऑफ द मोस्ट अगेन इंटरेस्टिंग एरिया आ रहा है। पूरा लॉ ही इंटरेस्टिंग है इंशाल्लाह, और इंटरेस्टिंग बना के इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बता दो कि इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कानून की नज़र में नाफिज होने वाली चीज़ को हम कहते हैं इन्फोर्सेबल। अच्छा, पहली चीज़, नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बात हमने पढ़ ली। बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ये बात भी पढ़ ली। कह रहे हैं कि अग्रीमेंट वो होता है विच मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली अग्रीमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सोशल, मोरल और रिलीजियस अग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। देखो, जब भी मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता हूँ ना, तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है क्या, कि कल को अगर सामने वाला जो है ना वो अपना डिफ़ॉल्ट कर गया या अपना वादा पूरा नहीं कर सका, तो मैं इसको क्या करूँगा, सू कर सकता हूँ। सू कर सकता हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकता हूँ। तो जब भी दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है ना, इनकी नीयत यही होती है कि मैं इसका एसेंट तो ले रहा हूँ, अपना माल सप्लाई कर रहा हूँ, पैसे इससे लूँगा, लेकिन इफ़ आइदर पार्टी डिफ़ॉल्टेड, तो हम जो है ना किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, उसको सू कर सकते हैं। ये इसके पीछे क्या होती है, इंटेंशन होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब वो यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि देखो, जो सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट होते हैं ना, ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, यहाँ से दो दोस्त बनाते हैं। यहाँ से दो दोस्त कौन है? तुम में से कौन ऐसे दो आपस में दोस्त हो? कोई है? ठीक है, दो ब्रोज हैं। क्या क्या नाम है मेरे भाइयों का? बताओ यार, नाम बताओ यार। मुबश्शिर। ठीक है, सोशल की एग्जांपल बना रहे हैं हम। मुझे बताओ, एक है मुबश्शिर भाई, ठीक है, और हाँ, नखील तो डालते हैं वो नहीं है। नखील का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या बात है नखील भाई। अच्छा भाई, नखील भाई ने मुबश्शिर भाई को कहा कि तुम संडे को नहा धो के मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें अपने खजूर के बाग से खजूर निकाल के दूंगा। ठीक है, तो मुबश्शिर भाई ऑन अ फाइन डे चले गए। कहाँ पे? ये दरख्त लगे हुए थे। ठीक है, ये दरख्त लगे हुए थे, और यहाँ जो है ना वो खड़े होकर देखने लगे और वेट करने लगे। भाई पता चला कि वो नखील भाई इनको आसरा दिखा के शार्ट हो गए मंजर आम से। अब मुझे बताओ कि क्या मुबश्शिर भाई नखील भाई को कोर्ट में जाके सू कर सकते हैं कि यार देखो, इसने मुझे बुलाया और कहा कि तुम मेरे खजूर के बाग पर आओ, तो इसको सब्ज़ बाग दिखा के मुझे कुछ भी ना मिला। ठीक है, मेरे सारे अरमानों पानी फिर दिया। अब मैं सब्ज़ बाग देख के क्या करूँ? मुझे तो खजूर चाहिए। गार्ड मुझे अंदर आने ही दे रहा, बोल रहा भाई नखील भाई नहीं आएंगे तो मैं आपको खजूर नहीं दूंगा, जाओ, वैसे आज तक भीख बंद है। तो मुझे बताओ कि क्या मुबश्शिर भाई को खजूरें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन क्या मुबश्शिर भाई कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया लेकिन ये आया नहीं? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या था, सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, चलो अब ये वाली मिसाल जो है ना वो हम किसी पे रख के दे नहीं सकते, तो हम एक रैंडम मिसाल लेते हैं, इखलाकी मिसाल है ना। ठीक है, अरे बन जा यार। अच्छा देखो, इसने कहा कि देखो भरोसा रखो, मैं शादी तुमसे ही करूँगा, मर जाऊँगा लेकिन तुमसे ही करूँगा। ठीक है,
तो मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ये इसका क्या था भाई, मोरल एग्रीमेंट था। ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये मिस बी है, ठीक है। अब पता ये चला कि मिस्टर ए ने कहीं और शादी कर ली, ठीक है, मिस्टर ए ने ये मिस सी से शादी कर ली, ठीक है। ये दोस्त थी, उसने बोला भरोसा रखो वो सिर्फ मेरी दोस्त है, ठीक है, शी इज़ जस्ट अ फ्रेंड। अब पता चला उसने जस्ट अ फ्रेंड से शादी कर ली यहाँ जाके, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या मिस बी जाके कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करती है कि मिस्टर ए ने कहा था कि शादी मुझसे करेगा, लेकिन उसने सिर्फ जस्ट अ फ्रेंड से आके शादी कर ली? क्या कर सकती है? क्यों? क्योंकि ये क्या था, मोरल एग्रीमेंट। तो सोशल एग्रीमेंट, मोरल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। रिलीजियस एग्रीमेंट पे आ जाओ। क्या सोशल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो गैर अखलाकी हरकत थी ना थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने इसको मोरल में लिख दिया। अच्छा, रिलीजियस आ जाओ। चलो जी, अब हुआ ये कि जनाब मैं अपनी मस्जिद में जाता था, ठीक है। मस्जिद के अंदर मेरे इमाम साहब से बड़ी अच्छी सेटिंग थी, सलाम दुआ थी। तो इमाम साहब ने मुझे कहा कि भाईजान रमज़ान आने वाला है। बोला जी इमाम साहब, इंशाल्लाह तरावी जो ना वो पाबंदी से पढ़ूंगा। आंसर मैं तरावी की बात नहीं कर रहा, वो जो ज़कात वगैरह देनी होती है ना, तो हमारे मदरसे के तलबा के लिए आपने जमा करानी है। मैंने कहा ठीक है इमाम साहब, डन हो गया। यार कैसी बात कर दी, ज़कात तो आपका भाई आपके मदरसे को ही देगा। पता ये चला कि रमज़ान के बाद मैं हो गया शार्ट और 27वें रमज़ान को बिरयानी खाने पहुँच गया, ठीक है। इमाम साहब ने कर दिया 28वें रमज़ान को सूह और ले गए कोर्ट ऑफ लॉ में कि इसने मुझसे वादा किया था कि ये ज़कात जो है ना वो सिर्फ हमारे मस्जिद मदरसे को देगा, लेकिन इसने नहीं दिए। तो बताओ क्या इमाम साहब मुझे सूह करते हैं या नहीं करते? क्यों? क्योंकि ये क्या था, रिलीजियस एग्रीमेंट था, ठीक है। चलो सोशल पे एक और मिसाल ले लो, ठीक है। अच्छा वैसे तो मुझे गाय बनानी आती, गाय कैसे बनती है? यह 4 टांगे होती है ना, तो एक यहाँ कर लो, दूसरी यहाँ कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, ठीक है। ये गाय है, ठीक। हाँ ये वो है, घीनी गाय है, घीनी बच्ची नहीं होती छोटी सी। अच्छा ये गाय है, ये गाय है यार, आँखें डोनेट कर दी। नॉन पीटी गाय है, ज़बान बाहर आ गई इसकी। अच्छा ये है नॉन पीटीए गाय। अच्छा अब हुआ ये भाई कि बकरा ईद के दिन आ गया। बकरा ईद के दिन में मैं जो है ना वो छुरी चाकू लेके खड़ा हूँ, कसाई आए हुए और जानवर गिराने की तैयारी है। तो एक पार्टी आती है बाइक पे, पीछे जो है ना वो था लड़का के। मुजद भाई कैसे हैं? बोला अल्लाह का शुक्र है। अरे भाई खाल तो आपको पता है भाई लोगों की। बोला हाँ भाई खाल भाई लोगों की, भाई लोगों के अलावा किसी को जाती नहीं है, टेंशन नहीं लो, भाई भाई जिंदाबाद, ठीक है। अच्छा वो चला गया। हुआ ये कुछ देर बाद वो आया, तो मैंने बोला भाई, उसने बोला भाई खाल क्या है? मैंने बोला भाई वो मैंने मदरसे में जमा करा दी है, देखो मदरसे की पर्ची। तो क्या वो मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके सू करता है कि हुजैर भाई ने कहा था कि जानवर की जो है ना वो खाल है वो सिर्फ हमें भाई लोगों को देंगे, और उन्होंने दूसरे वाले भाइयों को दे दी? क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। वो मैक्सिमम क्या कर सकता है? हाँ वो फिर जो करेंगे ना, मतलब अब नहीं करते, खैर अब तो नहीं है, अब वो टाइम गया बेटा, एक ज़माना था वो, ठीक है। जब ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फैमिली दिखती है, आगे बढ़ जाते हैं। बात समझ आ रही है? आ जाओ आगे। कहते हैं जबकि कमर्शियल और बिजनेस अरेंजमेंट या अग्रीमेंट यूजुअली डू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कमर्शियल अरेंजमेंट है, लेट से भाई मैं एक गेमिंग जोन खोलने जा रहा हूँ। गेमिंग जोन से याद आया कि क्लास में कितने गेमर्स हैं? हाँ गेमर कितने हैं? एक। क्या खेलते हो? सब कुछ खेलते हो? मैं पहले दूसरी की बात नहीं कह रहा, मैं गेम्स की बात कर रहा हूँ। मतलब कौन कौन से गेम खेलते हैं? हाँ क्रिकेट, मतलब कंसोल कौन सा? कंसोल गेमिंग, ई गेमिंग। अच्छा फिजिकल? नहीं मैं तो ई गेमिंग की बात कर रहा हूँ। ई गेमर्स कौन कौन है? हैं 2 हैं 3 4? क्या खेलते हो? CS 1.6 2 गो। अच्छा और पीछे कौन था? 2 CS वाले हैं। और अब ये तो वही बात हो गई टिकटॉक वाली, ठीक है। और यहाँ से कौन था? ई गेमर कोई नहीं है? ऑनलाइन में है ना सफ़ी क्या खेलते हो? फोर्जा खेलते हो? कौन है फोर्जा वाला? अच्छा फार क्राई। वो 6 तक आ गई हैं, एक भी नहीं खेली मैंने। RDR2 PUBG यार, डॉक्टर ड्राइविंग ये क्या है?
ये क्या होता है? हाँ गाड़ी वाली है ना, वो गाड़ी रेड ब्लैक्स। भाई कोई उल्टे से नाम नहीं लेना, मैं पढ़ लूँगा, मुझे पता नहीं है, ठीक है। रेजिडेंट एविल, हाँ ये तो मैंने मुझे पता है, ठीक है। बहरहाल मेरे पास PS5 है, तो मैं PS5 पे जो गेम खेल सकता हूँ वो कभी कभार खेल लेता हूँ। रेसलिंग का शौक है बड़ा, देखने का भी खेलने का भी। रेसलिंग फैन तो नहीं है क्लास में है? अरे यार तुम लोग से तो फिर रहेगा, साथ रहेगा हमारा। हम करेंगे रेसल प्लूजा पे डिस्कशन सम अदर डे। अच्छा चलो मुझे बताओ कि मिस्टर ए का गेमिंग जोन है, ठीक है। इसने ऑर्डर कर दिया किसको? एक शॉप को। अच्छा यार बस कर दो यार, बस चलो। इसने एक शॉप को ऑर्डर किया, जो शॉप थी भाई किसकी? मिस्टर बी की। अच्छा यार ठीक है ना, बस ना यार। अच्छा वैसे मेरी क्लास का एक रूल है, वो वैसे मैं ऑडिटोरियम में रहता हूँ ना तो वहाँ अप्लाई होता है, लेकिन मैं जब भी रूम 3 में क्लास होगी तो मैं चेयर मंगा लूँगा। मेरी क्लास में एक होती है सीट, जिसका नाम क्या है मास भाई? हॉट सीट, ठीक है। ये मेरी अपनी ही ईजाद है। वो हॉट सीट बेसिकली ऐसी है कि थोड़ी सी ना ऊंची है, वो कौन बनेगा करोड़पति वाली सीट नहीं होती, वो सीटें हमारा ऑडिटोरियम में रखी हुई है। तो वो मैंने अपनी हर क्लास में ना सामने बैठाता हूँ। आप बैठे हैं कभी उस पर? तुम बैठे हो कभी हॉट सीट पे? तुम भी बैठे हो? सब बैठे हैं। देखो कोई ऐसा है नहीं जो बच गया हो, बहुत कम लोग बच जाते हैं। तो वो हम करते क्या है, हम हॉट सीट को रखते हैं यहाँ पे बिल्कुल टीचर के सामने। जब कोई बंदा बातें कर रहा होता है हम उसको वार्निंग देते हैं, यार तुम्हें बातें नहीं करनी, लेकिन फिर भी वो बाजी या वो भाई बाज नहीं आए बात करने से, तो हम उसको बैठाते हैं हॉट सीट पे। और हॉट सीट के बाद अगर आप क्या पूरी क्लास में हॉट सीट पे बैठे रहोगे? नहीं। तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, ड्यूरिंग द लेक्चर कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, उस सवाल का अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप पीछे चले जाओगे। अगर आपको सवाल का सही जवाब नहीं आता तो यू हैव अ लाइफ लाइन फॉर ओनली फोन अ फ्रेंड। आप किसी को भी फ़ोन करके बोल सकते हो कि यार मेरी हेल्प कर दो। अगर आपके दोस्त ने आपकी हेल्प कर दी और सही जवाब दे दिया तो आप पीछे, अगर आपके दोस्त ने गलत जवाब दे दिया तो आप पीछे, वो आगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा गेम रहता है, तो ये हम इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे। आ जाओ। अच्छा मुझे बताओ, देखो मिस्टर ए का गेमिंग जोन है। मिस्टर ए ने ऑर्डर कर दिए क्या? 50 TCL के टीवी, ठीक है, और 40 PS5 प्रो, ठीक है। हाँ हाँ आ चुका है ना। और इसने ऑर्डर कर दी जनाब कोई ये ऑर्डर कर दिया, ठीक है, मिस्टर बी की शॉप से। मिस्टर बी ने जो है ना बोला ठीक है ओके है, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। कब तक? मैं आपको डिलीवर कर दूंगा 2 दिन में, ठीक है। उसने बोला भाई 3rd डे मेरी इनाग्रेशन है गेमिंग जोन की, ख्याल से जो है ना वो पहुंचा देना। उसने 2nd डे नहीं पहुंचाया और 3rd डे इसकी इनाग्रेशन थी। मुझे बताओ कि 3rd डे तक अगर ये नहीं पहुंचा सका तो क्या मिस्टर ए इस शॉप वाले को सू करेगा? करेगा नहीं करेगा? बताओ। करेगा। क्यों करेगा? क्यों? बताओ भाई क्यों करेगा? क्योंकि लीगल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। क्या ये सोशल था? नहीं। क्या ये मोरल था? नहीं। क्या ये रिलीजियस था? नहीं। ये कौन सा था? कमर्शियल या बिजनेस अरेंजमेंट था, जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी। आपने सोशल वगैरह सारे दोस्तों के एग्जांपल दिए, राइट? हाँ या ऐसे लोग भी थे जिनका कोई रिलेशन था बीच में किसी तरह का, जैसे आपने सोशल में दोस्तों के रिलेशन का बॉन्ड था, अगर वो गेमिंग वाला और वो आपस में दोस्त हो? नहीं, देखो दोस्त भी अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट करे ना, लिखत पढ़त, देखो लिखत पढ़त लाजमी है। अगर यही चाय पे बैठने का एग्रीमेंट में फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता और उसको फॉर्मल एग्रीमेंट करता, दोनों पार्टी साइन करती हैं, ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती, और वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाते इस नियत से कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, तो बस फिर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता। तो यानी आप बोल रहे हैं कि आमतौर पे बोल चाल में हाँ यार चाय पे मिलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। हाँ यार चाय पे मिलते हैं, मिल रहे हैं, जाओ आओ लिखो ऑफर एक्सेप्टेंस दो, साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तो फिर चाय पे नहीं बैठा तो गया। बात समझ आ रही है? चलो अच्छा पढ़ लो भाई। अली agrees to sell his car to Ahmed for rupees 5 lakh and वो sign a written contract. If Ali does not deliver the car after receiving the payment, Ahmed can take the legal action to enforce the contract and can either या तो कार वापस या तो कंपनसेशन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस अग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई थी। अच्छा अभी आपने परेशानी हो ना कि अपने आंसर को किस तरह से लिखना है, ड्राफ्ट किस तरह करना है, अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पढ़ते जाओ, लिखेंगे भी साथ इंशाल्लाह, टेंशन नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अभी सफ़र तो बहुत लंबा है इंशाल्लाह। हाउ एवर इफ़ अली प्रॉमिस्ड हिज फ्रेंड जैन टू मेक हिम ऑन अ रोड ट्रिप बट लेटर कैंसिल, तो जैन अली को सू नहीं कर सकता, क्योंकि रोड ट्रिप क्या है भाई? सोशल एग्रीमेंट है और लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती। अच्छा देखो ऑनलाइन वाले दोस्तों, मैं एक बात आपको बार मरतबा कहता हूँ कि देखो अगर आपके अम्मी अब्बू ने आपको बचपन में वो नहीं दिलाया, क्या कहते हैं क्या कहते हैं भाई, सैफुर रहमान भाई लिख रहे हैं ना, सैफुर रहमान भाई आपका नाम आ गया मेरे पास ना,
तो अगर आपके वालिदैन ने बचपन में आपको स्टेशनरी नहीं दिलाई, इंक पेन या ड्राइंग वगैरह के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिलाई, तो आप बोलो कि जो है वो अंकल पापा ने दिलाया नहीं, आप दिला दो, तो मैं आपको उर्दू बाज़ार लेके जाऊंगा और ख़ुद दिलाऊंगा। लेकिन यहाँ ना जूम पे एनोटेशन अगर ऑन रह जाए तो नहीं किया करो यार, ठीक है, प्लीज़ यार, ठीक है, थैंक यू। चलो जी, अच्छा ऑनलाइन वाले ज़रा यहाँ तक रुक के ज़रा सब बताओ कि समझ आ रहा है। अरीशा सवाल पूछ लो, मसला नहीं है, सब समझ आ रहा है ऑनलाइन वालों? मोईज़, अब्दुल्ला, इकरा, अलमाज, अनूशा और कौन कितने लोग हैं? अरीशा, ग़ुलाम, हैदर, अरीब, अक्सा और कशिश, दानियाल, माज, शयान, उमर, उज़ैर, मुनीबा, नदीम, उज़ैर, सैफुर्रहमान, सफ़ी, सिकंदर, नसर, आयशा, वर्षा, ज़ोया और बाकी दीगर हज़रात। समझ आ रहा है जी? सवाल है? अच्छा यार बात सुनो, आवाज़ नहीं यार, खामोशी यार, प्लीज़ यार। सवाल है, सवाल पहले इसका सवाल है, सवाल। एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होती है, राइट? एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होगी तो फिर क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वो सॉरी, इन्फोर्सिबिलिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ, प्रॉमिस पे कंसिडरेशन होगी तो एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट बनेगा, राइट? हाँ, और एग्रीमेंट बन गया, और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो मुझे कैसे पता है कौन सी चीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ की, कौन सी चीज़ नहीं होगी? अच्छा भाई का सवाल है, कह रहा है कि कौन सी चीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है और कौन सी चीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा आसान, अभी तुम्हें खुद पेपर के लिए कैसे पता चलेगा, या तुम्हें जनरली दुनिया में रहता हुआ कैसे पता चलेगा? पेपर में कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इन्फोर्सेबल है या नहीं, या दुनिया में रहते हुए हकीकत में कैसे पता चलेगा? दोनों बता दूँ। पेपर में रहते हुए कैसे पता चलेगा? पेपर में तुम्हें समझ आ जाएगी कि ये चीज़ गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, इस चीज़ की ट्रेडिंग में पाबंदी है, वो कोई ना कोई सवाल में हिंट दे देगा, या वो ना कोई ऐसा बैंड सब्सटेंस का नाम दे देगा। जैसे मैंने बोला शराब की बोतल, तो वो कोई ऐसी बात बता देगा जिससे मुझे जज करना होगा यार ये तो बैंड आइटम है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच इज़ एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, तो वो अमेरिका का, न्यूजीलैंड का, कनाडा का, थाईलैंड का कहीं का भी सवाल नहीं देगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। एक सवाल ये था एग्ज़ाम का। दूसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में रहते हुए मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ पे बैन है या नहीं है, तो ये अज्यूम किया जाता है, ये एक प्रिजम्पशन है कि पाकिस्तान में रहने वाला शहरी पाकिस्तान के लॉ को जानता हो और पढ़ता हो। तो इसलिए हम एक चीज़ कहा करते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आप ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ दो और कहो मुझे तो पता ही नहीं था लाल बत्ती पे रुकना होता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसकी माफ़ी हो जाएगी? नहीं। तो हम क्या कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। बात समझ आ रही है? तो जिस मुल्क में जो बंदा रह रहा है उसको उसके कानून का पता होना लाजिम है, ठीक है। एक आखिरी सवाल है, नाम तो बताओ पहले तुम। नबील, हाँ। सर मेरा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त है? सही है। मेरे भाई की बर्थडे आ रही है। तुम्हारे भाई की बर्थडे आ रही है? मैंने बोला कि तुम मुझे आईफोन दिलवाओ, जब अपने भाई को देना तुमसे पैसे ले लेना। नहीं, रुक जाओ यार, बात सुनो मेरी भाइयों। यार पीछे से जो बंदा आवाज़ें कर रहा है ना, आवाज़ें मतलब बात कर रहा है, तो वो ज़रा रुक जाओ, भी भाई का सवाल आ रहा है टाइट करके दोबारा बताओ, सवाल लिखूंगा साथ साथ। किसका? नबील का? ठीक है, नबील का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है भाई? कुछ मिस्टर है, ठीक है। सही है। अब मेरा एक भाई भी है। हाँ, ये मिस्टर भी है, ठीक है। सर मेरे भाई की बर्थडे आ रही है, सपोज करें 14 अगस्त को। 14 अगस्त को बर्थडे आ रही है, 14 अगस्त को बर्थडे इसकी भाई। मैंने अपने दोस्त से बोला, एक फ्रेंड भी हो गया ना, कि मुझे आईफोन चाहिए। ये नबील है, जी ठीक है, ये दोस्त है। आईफोन चाहिए, अपने भाई को गिफ्ट करना है। एक सेकंड, ये भाई है, ठीक है, ये दोस्त है, ये भाई है, ये नबील है, ठीक है। हाँ, दोस्त को बोला भाई, दोस्त को बोला कि आईफोन दे दो, मेरे भाई की बर्थडे आ रही है, मैं उसको दूंगा। अरे मतलब मैं खरीदूंगा उसे। हाँ, अच्छा खरीदोगे, ठीक है। फिर अब मेरे दोस्त से, अच्छा मेरे दोस्त को नहीं पता थी ये बात, है ना, कि मैं मतलब उसको, मैंने उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली कि उसने बोली कि हाँ मैं दे दूंगा आईफोन, और मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। और अगर आईफोन नहीं देगा तो रिकॉर्डिंग में कोर्ट में लेके जाके उसको पकड़ सकता हूँ। यार देखो, कोई रिटर्न भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग करे, प्रूफ है मेरे पास। क्या आईफोन दे दूंगा, लेकिन किस चीज़ के अगेंस्ट दूंगा? फ्री में थोड़ी देगा, नहीं मतलब वो फ्री में थोड़ी देगा। आपने वो एग्जाम्पल दी ना एक्सेप्शन की, वो एक्सेप्शन वाली यहाँ नहीं आती, वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन में 4 चीज़ें हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता होना चाहिए। अपेरेंटली तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त में कोई रिश्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा, मियाँ बीवी वाला वो बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। तो फिर अगर नेचुरल गिफ्ट एक्सेप्शन है इस चीज़ की, तो फिर तुम्हारे दोस्तों में गिफ्ट दे और वो गिफ्ट डीड रजिस्टर करवाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हो ना, तो गिफ्ट डीड बनती भी और वो रजिस्टर भी होती है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो कोर्ट सर्कमस्टांसेस सारे देखेगा, उसके बाद फैसला करेगा। ये 2 नंबर ही नहीं चलेगी, टेंशन नहीं है। हाँ बात सही है, ठीक है। आपका नाम क्या है?
हाँ निशा निशा कहती हैं कि साइन करवा लें, तो हम इंशाल्लाह साइन करवाएंगे। जाहिर सी बात है। अब देखो तो हम यहाँ ना क्लास में बैठ के, ना ही हमारे कोर्स के अंदर है, ना ही हम क्लास में बैठ के कोर्ट के फैसले करेंगे। उसने हाँ बोले तो फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगा फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के, दोनों पार्टीज की मौक़िफ़ को सामने रख के। क्या चीज़ क्या चीज़? सोशल मीडिया के ऊपर कोर्ट फैसले नहीं करता, क्या मतलब? अच्छा यार बात सुन लो मेरी, शाबाश। एक बात मुझे बताओ, अच्छा यार तुम ऐसी बातें नहीं करो ना, अभी डेमो लेक्चर जाएंगे। अच्छा एक बात तो तुम लोग किताबें किस खुशी में अंदर रख रहे हो? कौन सी खुशी है आज? कोई खुशी है? अच्छा नहीं पढ़ना आगे? अच्छा एक टाइप ऑफ ऑफर पढ़ा दूँ, आखिरी चीज़ पढ़ा दूँ। कोई क्लास तो नहीं है ना अगली? नहीं पढ़ा दूँ? कितने लोगों की है? तुम लोग जानबूझ कर उठा रहे हो, तुम लोग पीपी में हो नहीं ऐसे हो? पक्की बात है। चैप्टर यार जब स्पीड में समझ नहीं आ रहा यार। देखो मेरा पहला बैच जो था ना, उसके अंदर जितना तेज़ कोर्स गया है ना, इतना तेज़ कभी नहीं गया होगा। सेकंड बैच में क्योंकि वो जो चंद आध बच्चे थे और वो जो लड़कियां थी ज़्यादातर, वो बहुत तेज़ थी, उनको समझ जल्दी आ जाता, वो ज़्यादा सवाल भी नहीं करती थी, समझ आ जाता, हम आगे बढ़ जाया करते थे। अगली क्लास में जब बैच मेरे पास आया तो वो थोड़ा सा जो है ना सवालात करने वाला, तफरी करने वाला, हंसी मजाक, वो पूरा इनका ग्रुप था ना पुराना, तो वो हम जैला होते थे क्लास में, बातें शातें करते थे, लंबा चला। अब इस क्लास में ऑडियंस भी ज़्यादा, और जितने ज़्यादा सवालात आएंगे उतनी हमारी क्लास रुकेगी, तो थोड़ा सा और हो सकता है हम आगे चले जाएँ। लेकिन एक पॉइंट पे आके मुझे पता है कहाँ सवाल रोकने, कौन सा सवाल एंटरटेन करना है, तो हर क्लास में हर बैच में आगे पीछे जाता है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा होगा ना, वो हो रहा होगा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 के अंदर। इस पे लगते हैं 25 घंटे, 28 घंटे, 30 घंटे। 6, 7, 8, 9, 10 यूँ उड़ता है, और 6, 7, 8, 9, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 यूँ उड़ता है, कुछ भी नहीं बचता पीछे। तो 2, 3, 4, 5 जो इसेंशियल स्पेस है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करना है। तो पूरी क्लास की समरी कर लें जल्दी से। चलो ऑफर या प्रपोजल क्या होती है? व्हेन वन, साथ साथ बोलें, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ही इज सेड टू मेक अ ऑफर। अच्छा फिर एक्सेप्टेंस, पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ऑफर करने वाला ऑफरर या प्रोमिसर, और ऑफर एक्सेप्ट करने वाला ऑफरी या प्रोमिसी। ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे कैसे होती है? एक्सप्रेस भी होती है, इम्प्लाइड भी होती है। एक्सप्रेस में कितनी बातें आती हैं? रिटन और ओरल। और इम्प्लाइड क्या होता है? बाय द कंडक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है? वो प्रॉमिस जिसके अंदर कंसिडरेशन आ जाए, वो एग्रीमेंट होता है। और कंसिडरेशन क्या होती है? समथिंग इन। अच्छा जी, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। और इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती है? यानी कि कानून की नज़र में सू किया जा सके, कानून की नज़र में चैलेंजेबल हो, ठीक है। अच्छा इसी तरह से हम कहूँ, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि नॉट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, कह सकता हूँ? नहीं, नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. Agreement must create a legal obligation. Social, moral, religious contract does not create a legal obligation. Commercial or business arrangement does create a legal obligation. Done. आज की क्लास को इंतजार करते हैं, कल आप लोग आराम फरमाएं, इंशाअल्लाह परसों की क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अच्छा जैसे ना हम कंपनी लॉ, अच्छा कंपनी लॉ का पोर्शन भी हम साथ साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि बिजनेस लॉ हमारा हो जाए 50 नंबर का एरिया कवर और कंपनी लॉ रह जाए। तो हम नहीं, परसों नहीं होगी ना कंपनी लॉ, तो हम हो सकता है, देखो हो सकता है कि हम, हाँ जी कल ग्रुप है, सर ने ऑफ़ किया हुआ है, तो सर अहमद की ऑफ है तो मेरी भी ऑफ होगी, कल ग्रुप है, नहीं टैक्स की भी नहीं होगी ना, फिर ग्रुप है, नहीं होगी, जब होगी बता देंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा जिस दिन कंपनी लॉ हमने पढ़ना होगा ना, उस दिन हम सी लॉ लिख देंगे। अब मुझे अगर लगता है कि मेरी 3 से 4 क्लास हो गई और ऑफर वाला एरिया ख़त्म हो गया, अच्छा हो गया मेरा, हम कंपनी लॉ शुरू कर देंगे। 2-3 क्लास कंपनी लॉ की पढ़ी, फिर हम 2-3 क्लास बिजनेस लॉ की पढ़ लेंगे। इस तरह हम साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि हमारा कोर्स रीजनेबल टाइम में ख़त्म हो जाए।
एक ही ग्रुप होगा। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त पे लेते रहिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।